दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। लखीमपुर केस में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के रोल पे जताई नाराजगी। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में अब लड़कियों की होगी भर्ती। पत्रकार सिद्दीकी कापन ने यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लगाया कंटेम्प्ट पिटिशन। और दिल्ली दंगों से जुड़े मामले को सुनने वाले जज का हुआ तबादला। नमस्कार, मैं भद्रा सिन्हा और मैं अपूर्वा मंधानी और हम आपके सामने एक बार फिर हमारा ये शो कोट अनकोट लेके आए हैं। आप जानते हैं इस शो पर हम आपको पिछले हफ्ते हुई बड़ी कोर्ट की खबरों के बारे में बताते हैं। इस हफ्ते की बड़ी खबर ऑफ कोर्स लखीमपुर खेड़ी से आ रही है। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी में हुई हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई। आरोप ये है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की कार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद दिया और जिससे 4 किसानों की मौत हो गई। इसके बाद भड़की जो हिंसा भड़क गई, इसके बाद उसमें 4 और लोगों की जाने गई और यही केस अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। भद्रा बता। जी अपूर्वा, दरअसल ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऐसे पहुंचा कि इस मामले को लेके जो है 2 वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमणा को चिट्ठी लिखी और पूरे इंसिडेंट का ब्यौरा देते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये आग्रह किया कि इस मामले में जांच की जाए। एक चिट्ठी में जो है सीबीआई की जांच की भी मांग करी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का कॉग्निजेंस लेते हुए इस पर थर्सडे को एक सुनवाई करी। सुनवाई के दौरान जो है यूपी की जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है गरिमा प्रसाद, वो मौजूद थी और इस सुनवाई में गरिमा प्रसाद ने बहुत साफ शब्दों में बोला कि जो ये पूरा किस्सा हुआ है ये बहुत एक अनफॉर्चुनेट किस्सा हुआ है। उसके बाद जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यूपी सरकार से दरअसल एक स्टेटस रिपोर्ट की मांग करी थी और उस स्टेटस रिपोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ जो है डिटेल्स मांगी, जैसे कि कितने अक्यूज्ड इसमें शामिल हैं, कितने लोगों का नाम दिया हुआ है, क्या इन अक्यूज्ड को पकड़ा गया है या नहीं पकड़ा गया है, किस तरह की कार्रवाई की गई है इस पूरे मामले में। और एक महिला है जिनके बेटे की मृत्यु हुई थी इस पूरे इंसिडेंट में, उनकी दरअसल तबीयत बहुत खराब हो रही थी और किसी वकील ने हेयरिंग के दौरान, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे आजकल सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग होती है, उस पे एक मैसेज डाला था कि इस महिला की तबीयत बहुत खराब है। तो इस महिला को लेके जो है बेंच ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि इनको जल्द से जल्द मेडिकल एड दी जाए। तो इन सारे मामलों को लेके सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल यूपी सरकार को एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने के लिए बोला था और ये पूरी स्टेटस रिपोर्ट उन्होंने बोली थी एक सील्ड कवर में दी जाए। थर्सडे के बाद फिर इसमें जो है हियरिंग फ्राइडे को हुई, जिसमें यूपी की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट हैं हरीश साल्वे वो पेश हुए। आप थोड़ा बताएंगे हियरिंग में हुआ क्या, क्योंकि उसमें शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने काफी कठोर कुछ सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया, मगर कोई ऑर्डर तो नहीं दिया, मगर काफी कुछ बोला हियरिंग के दौरान। बिल्कुल भद्रा, दरअसल हियरिंग में जैसे कि आपने बताया हरीश साल्वे, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए थे। अब सबसे पहले कोर्ट ने ये जानना चाहा कि इस केस में एफआईआर में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इस बात पर हरीश साल्वे ने कोर्ट को बताया कि जो इसमें आरोपी हैं, अक्यूज्ड हैं, नाम लिए बिना ही उन्होंने बोला कि उनको एक नोटिस इशू किया गया है कल, यानी कि अब ये फ्राइडे को हियरिंग हुई थी तो अगले दिन उनके सामने 11 बजे सुबह पेश होने का ये पुलिस ने नोटिस इशू किया था। अब इस बात में कोर्ट ने नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा कि क्या देश भर के जो बाकी दोषी हैं, स्पेशली मर्डर केसेस में बहुत ही सीरियस एक ऑफेंस है, उसमें उनके साथ भी इसी तरह का बर्ताव किया जाता है कि उन्हें नोटिस इशू किया जाता है? क्या उनका अरेस्ट नहीं कर दिया जाता उनको सीधी तरह से, जबकि उनको इन्वाइट किया जाता है? हाँ ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये बोला, कोर्ट ने बोला कि मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वही ये बोला कि क्या आप उनसे जाके कहते हैं, नोटिस इशू करते हैं कि प्लीज आप हमसे आके मिल लें। तो कोर्ट ने इस बात पे काफी नाराजगी जताई, जिसपे हरीश साल्वे ने फिर ये बोला कि दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें गनशॉट वुंड्स, यानी कि गोली चलने से जो जिस तरह के घाव होते हैं वो नहीं देखे गए हैं। पर इस बात पे भी ये कोर्ट
आर्ग्यूमेंट से भी सेटिस्फाइड नहीं था। कोर्ट ने कहा कि क्या ये इनफ रीज़न है, क्या ये काफ़ी है अब जो दोषी हैं उनको अरेस्ट ना करने के लिए। तो अब इस बात पे कोर्ट ने काफ़ी नाराज़गी जताई। कोर्ट ने एक और बात बोली कि जो SIT अब सरकार ने फॉर्म की है, कोर्ट ने कहा कि उसमें सब जैसे DIG हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, सर्कल ऑफिसर्स हैं, और कोर्ट के शब्दों में उन्होंने बोला कि सभी लोकल लोग हैं। बिल्कुल। और इसी के बाद कोर्ट ने कहा कि अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो देखें कि इस केस में जो जांच है वो सही तरह से चले। कोर्ट ने ये भी अपने ऑर्डर में भी नोट किया कि अभी तक इसमें जितनी जांच हुई है और सरकार ने जितने कदम उठाए हैं, कोर्ट उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब ये केस आएगा दशहरा वेकेशंस के बाद। कोर्ट ने वही कहा कि हरीश साल्वे को कोर्ट ने कहा, वो सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने कहा कि हमारे अंदर आपके लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, तो इसलिए हम कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल ऑर्डर में नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि अगली हियरिंग तक इस केस में कुछ सख्त कदम उठाए जाएंगे। और जहाँ तक CBI इंक्वायरी को लेके जो बात उठी थी, मेरे ख्याल से उसमें कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में तो नहीं कहा, मगर हाँ उन्होंने एक तरीके से इंडिकेशन दिया कि ऐसे मामले में जहाँ पे एक केंद्र सरकार के मंत्री के बेटे का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसे मामले में शायद CBI इंक्वायरी ऑर्डर करना ठीक नहीं है। ठीक मतलब कि वो एक सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए जो है कोर्ट ने ये उम्मीद जताई कि यूपी पुलिस जो है इसमें बिल्कुल फेयर कार्रवाई करेगी। करेक्ट। जो हमारा दूसरा केस है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। दरअसल हमने आपको पिछले कुछ कोर्ट अनकोर्ट के एपिसोड्स में बताया था किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जेंडर जस्टिस और समानता के सिद्धांत जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है उसकी बात करते हुए महिलाओं को नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम देने की परमिशन दी थी इस साल। और अब उन्हीं सिद्धांतों के ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का जो एग्ज़ाम है दिसंबर में होने वाला है, उसके लिए भी महिलाओं को बैठने की अनुमति दे दी है। बिल्कुल अपूर्वा, और दरअसल ये जो मैटर था ये उसी दौरान उठाया गया था जब कोर्ट NDA को लेके एक पिटिशन सुन रही थी। तो उसी के साथ साथ एक और पिटिशन आई हेयरिंग पे, जिसमें जो याचिकाकर्ता थे उनकी ये मांग थी कि जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है और जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल है, जिसको एक तरीके से फीडर स्कूल माना जाता है NDA के लिए, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में महिलाओं की भर्ती होनी चाहिए। तो जैसा कि हम अपने दर्शकों को एक बार बताना चाहेंगे कि NDA को लेकर भी थोड़ा सा जब सुप्रीम कोर्ट ने पुश किया तो सरकार उस बात पे मान गई थी, और इस बात पे भी, इस मुद्दे पे भी सरकार ने एक एफिडेविट जो है पिछले हफ्ते ही दाखिल किया था। उस एफिडेविट में सरकार ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ दोनों इंस्टीट्यूशंस में लड़कियों की भर्ती होनी चाहिए, मगर NDA की तरह ही सरकार ने राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में लड़कियों को एडमिशन देने के लिए थोड़ा सा समय मांगा था। वो ये चाह रहे थे कि अगले साल जो एंट्रेंस एग्जाम होता है RIMC का वो जून 2022 में जो है वो होने वाला है। तो सरकार ये चाहती थी कि जो लड़कियां हैं वो अगले साल जून के एग्जाम में बैठे और जो 2023 में जो सेशन शुरू होगा एकेडमिक सेशन, उसमें वो भाग ले सकें। मगर कोर्ट का रवैया जो था वो बिल्कुल साफ था। उनका ये मानना था कि हम इतनी देर तक जो है इसको नहीं टालेंगे, और उन्होंने साफ शब्दों में सरकार को ऑर्डर दिया, निर्देश दिया कि नहीं, जो दिसंबर में एग्जाम होता है, दरअसल अपूर्वा जो RIMC की जो एडमिशंस होते हैं वो साल में 2 बार किए जाते हैं, एक जून में एग्जाम होता है और एक दिसंबर में होता है। तो आने वाले दिसंबर में यानी दिसंबर 2021 में एक एग्जाम पहले से तय हुआ है, मगर इसमें केवल जो है लड़के ही भाग ले सकते हैं। परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में ये साफ कह दिया है कि जो दिसंबर 2021 में भी एग्जाम होगा उसमें लड़कियों को बैठने की इजाजत मिलनी चाहिए। जो प्रक्रिया केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने रखी है उसके मुताबिक केंद्र सरकार दरअसल धीरे धीरे लड़कियों की मात्रा जो है RIMC में बढ़ाना चाहती है। तो उसको लेके कोर्ट ने बोला कि आप इस पे जो है 2022 तक मत रुकिए, 2023 तक मत रुकिए, आप इसको जो है 2021 में ही शुरू कर दीजिए, एटलीस्ट उनको एग्जाम में बैठने की अनुमति दीजिए। और जहां तक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का सवाल है, उसमें जो अगले साल 2022 में जो एग्जाम होगा उसमें लड़कियों को बैठने का मौका जरूर मिलेगा।
अगली खबर जो हमारे पास आपके लिए है वो भी सुप्रीम कोर्ट से है। अब जो केरला के जर्नलिस्ट हैं सिद्दीकी कपन, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की है, अवमानना की याचिका, ये कहते हुए कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद ढंग से मेडिकल अटेंशन नहीं मिल रहा है। अब आपको ब्रीफली इस याचिका के बारे में बताऊंगी। दरअसल 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सिद्दीकी कपन के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें मेडिकल अटेंशन मिलना बहुत ही ज़रूरी है, और कोर्ट ने ये भी कहा था कि उन्हें जल्द से जल्द या तो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल या फिर एम्स में या दिल्ली के किसी भी और सरकारी अस्पताल में जल्द से जल्द भर्ती कर देना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा था कि जब तक सिद्दीकी कपन पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और जब तक डॉक्टर्स जहां वो हॉस्पिटल में रहेंगे वहां के डॉक्टर्स उन्हें डिस्चार्ज करने की परमिशन, अनुमति नहीं दे देते, तब तक वो हॉस्पिटल में रहेंगे। अब इस बात पे याचिका में सुप्रीम कोर्ट को ये बताया गया है कि इस ऑर्डर के बावजूद, ये ऑर्डर आया था 28 अप्रैल को, इसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी किया गया था, लेकिन इस ऑर्डर के बावजूद 6 मई को रातों रात सिद्दीकी कपन को मथुरा जेल ट्रांसफ़र कर दिया गया। और याचिका ने ये भी कहा है कि ये इसके बावजूद ये उन्हें ट्रांसफ़र तब किया गया जब वो तब भी कोविड पॉजिटिव थे, उनका शुगर बहुत ही हाई था और उनको दांत में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ थी। तो अब उनकी तरफ से कहा गया है कि वो बहुत ही बीमार है, वो पूरी तरह से डीमोरलाइज हो चुके हैं और बहुत ही दर्द में हैं, और इसलिए अब वो कोर्ट के सामने उन्होंने याचिका, कंटेम्प्ट की याचिका फाइल की है। एक और बात, इम्पॉर्टेंट बात कही गई है, जो सिद्दीकी कपन और उनके साथ जो बाकी आरोपी हैं उन सभी के लॉयर्स काफ़ी टाइम से कह रहे हैं, क्योंकि 3 अप्रैल को इस केस में चार्जशीट फाइल की गई थी और अब कोर्ट को ये बताया गया है कि काफ़ी महीने पहले चार्जशीट फाइल की थी, इसके बावजूद मई में मथुरा कोर्ट में भी एक एप्लीकेशन लगाई गई थी, लेकिन किसी भी आरोपी के, अक्यूज्ड के लॉयर को अब तक चार्जशीट की कॉपी नहीं मिली है। तो ये भी बात सुप्रीम कोर्ट को अब उन्होंने बताई है। और अपूर्वा, जो हमारी आज की आखिरी खबर है वो दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई है। दरअसल दिल्ली दंगों से जुड़े हुए जो केसेस थे उनको सुनने वाले जो जज थे, एडिशनल सेशंस जज विनोद यादव, उनका अचानक से तबादला कर दिया गया है। उनको उस पर्टिकुलर कोर्ट से शिफ्ट करके सीबीआई की कोर्ट का इंचार्ज बना दिया गया है। ये दरअसल एक तरीके से तो रूटीन ट्रांसफर ही कहा जा सकता है, परंतु ये ऐसे टाइम पे आया है जब विनोद यादव ने काफी केसेस में दिल्ली पुलिस के खिलाफ बहुत सख्त टिप्पणी करी थी, काफी केसेस को लेके, और उनकी इस रिमार्क्स के बाद ही जो है दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने एक स्पेशल टीम की नियुक्ति करी थी और उस टीम को बहुत स्पेसिफिकली कहा गया था कि जितने भी केसेस पेंडिंग है कोर्ट में दिल्ली दंगों से रिलेटेड, उन सारे केसेस को सुपरवाइज और मॉनिटर करना चाहिए। दरअसल क्या हुआ था कि अपने एक ऑर्डर में विनोद यादव ने जो इन केसेस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स थे, जो पुलिस ऑफिसर्स थे, उनके खिलाफ काफी सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया था, ये कहते हुए कि ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स कोर्ट में नहीं आते हैं जब मामला लिस्ट होता है हेयरिंग के लिए, और जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए गए हैं पुलिस को की तरफ से मैटर को आर्ग्यू करने के लिए, वो उनको भी सहयोग करने के लिए कभी कोर्ट में नहीं आते हैं। तो इसी टिप्पणी के बाद, इसी सख्त रिमार्क के बाद जो है दिल्ली के जो पुलिस कमिश्नर हैं उन्होंने इस स्पेशल जो एक टीम थी उसकी नियुक्ति करी थी। इतना नहीं अपूर्वा, पुलिस कमिश्नर के ऑर्डर के पहले जो डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस है नॉर्थ ईस्ट इलाके के, जहां पे ये दंगे हुए थे 2020 में, उन्होंने भी एक टीम बनाई थी। उस टीम को ये बोला गया था कि जिन जिन केसेस में चार्जशीट फाइल होनी है उन पे ठीक से जो है कार्यवाही की जाए और ठीक से कार्यवाही करने के बाद ही चार्जशीट फाइल की जाए। और वो इसलिए किया गया था क्योंकि विनोद यादव ने अपने काफी ऑर्डर्स में जो पुलिस की कार्यवाही है उसके खिलाफ काफी कुछ लिखा है। एविडेंस को लेके जो है उन्होंने काफी कुछ बहुत डिटेल्ड में पुलिस के रोल को लेके काफी टिप्पणी करी थी, और उनका ट्रांसफर इस समय पे आया है जब उन्होंने दरअसल काफी केसेस में ट्रायल भी शुरू कर दिया था। मेरे ख्याल से 750 केस रजिस्टर हुए थे, जिसमें से मैक्सिमम केसेस जो है विनोद यादव की कोर्ट में थे, और उन्होंने एटलीस्ट 70 केसेस में चार्जेस फ्रेम कर दिए थे और 20 केस में ट्रायल भी शुरू हो चुका था। तो ऐसे मौके पे जब उनका ट्रांसफर आया है तो बहुत से सवाल उठाए गए हैं कि क्यों कर दिया गया है,
कि क्या ट्रांसफर इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने दिल्ली पुलिस के पूरे रोल पे जो है काफी क्वेश्चंस रेस किए हैं। तो ये सवाल उठे हैं, खड़े हुए हैं, मगर अब देखने वाली बात ये है कि जो नए जज हैं जिन्होंने उनकी कोर्ट को अब प्रिसाइड करना शुरू किया है, वो कैसे इन केसेस को हैंडल करते हैं। तो आज के लिए बस हमारे पास इतना है। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।